न्यूज़ रिपोर्टर निशा 15 साल के अयान से सवाल कर रही थी। क्या तुम्हारे दोस्त तुमसे बड़ी उम्र के थे या फिर तुम्हारे घर का माहौल ही ऐसा था जो तुम इतना बड़ा पाप कर बैठे। अयान की वीडियो बनाई जा रही थी जबकि वो जेल की सलाखों को पकड़े हुए सर झुकाकर बैठा था। कई सवाल इस वक्त उससे किए जा चुके थे मगर वो कुछ बोल नहीं रहा था। बहरहाल एक के साथ दो और फिर तीन बातें और लगाते हुए रिपोर्ट तैयार की जा चुकी थी कि 15 साल के अयान ने अपनी ही सौतेली बहन सानिया की इज्जत पर हाथ डाला है। ये शब्द थे जो हर एक को उससे नफरत महसूस करवा रहे थे। कोई भी सोच नहीं सकता था कि 15 साल का बच्चा ऐसी गंदी हरकत भी कर सकता है। भले ही अयान 15 साल का था मगर उसका जिस्म भरा हुआ था, अपनी उम्र से बड़ा लगता था। शरीर की बनावट ऐसी थी कि वो 17 साल का नौजवान लगता था। वो न्यूज़ रिपोर्टर तो वहाँ से जा चुकी थी मगर अयान एक कोने में बैठा था। जिस जेल में वो मौजूद था वहाँ पर उस वक्त उस जैसे कई बच्चे मौजूद थे लेकिन सभी उससे दूर दूर बैठे थे। हर कोई उसे बुरा भला कहता रहता था। यहाँ पर आए हुए उसे एक हफ्ता बीत चुका था और ये एक हफ्ता किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला था। जब रात को सब सो जाते तो वो बैठकर रोता रहता। फिर वो रो रो कर अपनी माँ को याद करता। अयान अभी सोने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था कि उससे बड़ी उम्र के कुछ लोफर किस्म के मुजरिम लड़के वहां आ गए। अगले ही पल कॉलर से पकड़कर अयान को बिस्तर से उठाया और कहने लगे कि यहाँ का मैं दादा हूँ, बिस्तर पर भी मैं ही सोऊंगा, तू जमीन पर लेटकर सो जा। मजबूरन बगैर किसी से बहस किए अयान एक तरफ बैठ चुका था। उसके माथे पर अभी भी कई जख्म के निशान थे। पहले तो गुनाह कबूल करवाने के लिए उसे टॉर्चर किया गया। मारे डर के उसने खुद ही अपनी जुबान से कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी सौतेली बहन की इज्जत पर हाथ डाला है। हालांकि वो तो इस कदर मासूम था कि जानता भी नहीं था कि उसकी गलती क्या है। बहरहाल मार से बचने के लिए उसने गुनाह कबूल कर लिया और फिर अदालत में उसे ये सज़ा सुना दी गई कि उसे फांसी दी जाएगी। ना ही उसके पिता ने कुछ बोला और ना ही उसकी सौतेली माँ ने आगे बढ़कर उसे माफ़ करना चाहा। मौत का डर दिन ब दिन अयान के चेहरे पर दिखाई देता चला जा रहा था। वो तो बेकसूर ही इस जुल्म का शिकार हो रहा था। ना ही खाने को जेल में ठीक से दिया जा रहा था और ना ही सोने के लिए ठीक से बिस्तर था। जानवर जैसा सलूक किया जा रहा था। उसके साथ मौजूद लड़के ये कहकर उसकी बेइज्जती किया करते कि हमने तो फिर भी चोरी चकारी की है तो जेल में आए हैं, मगर तू कैसा बेगैरत इंसान है, अपनी ही बहन के साथ। अरे सौतेली थी लेकिन थी तो बहन ही ना, उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। तुझ जैसे इंसान को तो कोड़े मारने चाहिए। इतना कहने के बाद जेल के सारे लड़के मिलकर अयान को मारने लगते। उसकी तो नाक से भी खून आने लगा था। हवलदार दूर बैठा ये मंजर देखता रहा। वो भी अयान से नफरत करता था। जब उसे उस पर थोड़ा बहुत तरस आया तो उसने बाकी लड़कों को भगाया था। उस रात भी अयान जख्मों से चूर था, रो रहा था। उसे वो समय याद आने लगा जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अयान की परवरिश और घर संभालने के लिए अयान के पिता ने दूसरी शादी की थी। उसे वो वक्त याद था जब उसके पापा उस पर जान निछावर किया करते थे। अयान के पापा अयान का हाथ पकड़ उसे अपने कमरे में लाए जहाँ पर उसकी नई माँ दुल्हन बनी बैठी थी। घूंघट उठाते ही सबसे पहले अयान के पापा ने अपनी नई पत्नी से यही कहा था कि देखो, ये अयान मेरा बेटा, मेरी जान है। इससे बढ़कर मुझे दुनिया में कोई भी प्यारा नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि हमारे संबंध अच्छे रहें तो तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये शब्द सुनकर अयान की सौतेली माँ के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आई थी मगर वो मुस्कुराकर कहने लगी, आप फिक्र मत करें। जैसे सानिया मेरी बेटी है वैसे अयान भी आज से मेरा बेटा है। दरअसल सौतेली माँ की भी ये दूसरी शादी थी। पहली शादी से उनकी एक बेटी हुई थी जिसकी उम्र उस वक्त लगभग 16 साल थी। कुछ दिनों तक वो दोनों बच्चों के साथ बराबरी का रवैया रखती रही। अपनी बेटी को भी यहाँ पर समझा कर लाई थी कि अपने पिता और भाई के साथ बिल्कुल अच्छा रवैया रखना। अयान मासूम और भोला भाला किस्म का लड़का था। अपनी माँ के मरने के बाद
वो बिल्कुल ही खामोश रहने लगा था। कमरे में ही बैठा अपनी पढ़ाई करता रहता, जबकि उसके उलट सानिया बड़ी ढीठ, जिद्दी और बदतमीज किस्म की लड़की थी। हर वक्त कोई न कोई फरमाइश अपनी माँ से करती रहती, कहती कि जब तक मामा के घर थे ना कोई मर्जी की चीज खा पी सकती थी और ना ही कोई मर्जी के कपड़े पहन सकती थी। मगर अब तो आपने शादी कर ली है, आपका पति आ गया है, कम से कम अब तो मुझे रोज मेरी मर्जी के खाने बना कर दिया करें, मुझे नए कपड़े ला कर दिया करें। इतना सुनना था कि उसकी माँ उसे झिड़क कर बोली कि अपनी जुबान तुम कंट्रोल में रखो, देखती नहीं कि अयान कितना अच्छा बच्चा है, तुम वैसे ही रहने की कोशिश करो। अगर यहाँ पर तुम्हारे दूसरे पापा को पता चल गया कि मैं विधवा नहीं बल्कि तलाकशुदा हूँ तो न जाने क्या कयामत खड़ी हो जाएगी। वहाँ भी तुम्हारी और मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे सगे बाप ने हमें रखने से इनकार कर दिया। यहाँ भी अगर इस तरह की हरकतें की तो न जाने क्या होगा, इसलिए फिलहाल अपनी हद में रहो। सानिया भी कुछ देर तक चुप रही। अयान को ना ही सानिया में दिलचस्पी थी और ना ही अपनी नई माँ में। वो बैठा काम कर रहा था, तभी वो उठकर वॉशरूम गया तो सानिया उसके कमरे में गई और जाकर उसके होमवर्क के पेज को फाड़कर कचरे में फेंक दिया। जब अयान वापस आया और आकर अपना रजिस्टर देखा तो बौखला सा गया, कहने लगा कि अभी अभी तो मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर काम लिखा था, वो कहाँ गया। उसकी आवाज पर सौतेली माँ भी उसके पास पहुंची थी। कहने लगी कि क्या मतलब, कहाँ जा सकता है, कोई बिल्ली बंदर थोड़ी है जो कूद कर यहाँ से वहाँ चला गया। इसी रजिस्टर में तो तुमने लिखा था, इसी में देख लो। मगर अयान बिल्कुल घबरा चुका था। पूरा रजिस्टर छान मारा मगर वो होमवर्क जो उसने लिखा था वो कहीं भी मौजूद नहीं था। अगले पल अयान ने सानिया को देखा, कहने लगा कि हाँ, यहाँ पर सानिया ही मौजूद थी, हो ना हो ये इसका ही काम है। ये सुनना था कि सानिया को तो जैसे लड़ाई का मौका चाहिए था। उठकर लड़ने लगी कि ये क्या तुम बकवास कर रहे हो, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हारे होमवर्क के पेज फाड़ने की। उसी वक्त अयान के पापा भी घर आ चुके थे। जब उनकी नज़र से ये सारा मामला गुजरा तो कहने लगे कि हो ना हो किसी ने तो ये हरकत की है ना। अयान खुद तो अपनी मेहनत से लिखा हुआ ये काम फाड़ नहीं सकता। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। अयान ने सारी रात जागकर दोबारा से वो होमवर्क कंप्लीट किया, क्योंकि हर हाल में उसे ये काम टीचर को चेक करवाना था। एक दिन जब सानिया को अपने हाथों से उसके स्कूल यूनिफॉर्म पर रंग गिराते देखा तो अयान गुस्से से फट पड़ा, कहने लगा कि अब मैं तुम्हारी शिकायत पापा से लगाकर ही रहूँगा। तुमने तो हद पार कर दी है, मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन जब अयान के पापा घर आए तो उसने पूरी शिकायत अपने पापा से लगाई थी कि ये मेरे साथ इस तरह करती हैं। जब अयान के पापा ने सख्ती से सानिया से पूछा तो वो सर झुकाकर रह गई। इसके बाद तो अयान के पापा ने दोनों माँ बेटी की खूब बेइज्जती की थी कि दोबारा अगर तुम लोगों ने मेरे बेटे को तंग किया तो देखना मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी माँ के साथ रिश्ता ख़त्म करने में और धक्के देकर इस घर से निकालने में। तुम लोग नहीं जानती कि मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद मेरे बाद मेरे बेटे अयान की है। अगर दोबारा मुझे इस तरह की कोई भी शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त तो अयान अपने कमरे में चला गया। सानिया और उसकी माँ भी कमरे में चली गई थी। लेकिन कुछ देर बाद जब सानिया और उसकी माँ कमरे से निकली तो दोनों ही रो रही थी। रोते हुए दोनों अयान के पास गई और उसके पैर में गिरकर कहने लगी कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया है। अपनी माँ और सानिया को अपने पैरों में गिरा देखकर अयान पीछे हटा, उन्हें उठाकर कहने लगा कि आप लोग ये सब कुछ मत करें, मैं आपके दिल से इज्जत करता हूँ, बस मेरे मामलों में दखल मत दिया करें। बहरहाल उस दिन तो अयान ने माफ़ कर दिया था। इसके बाद सानिया का भी व्यवहार अयान के साथ ठीक हो चुका था। सौतेली माँ भी अब उसका ख्याल रखने लगी थी। यूं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के बर्ताव में एकदम से बदलाव देखकर अयान को कुछ खटकने लगा। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। घर में सुकून था तो अयान के पापा भी खुश हो गए। लेकिन ये बात अब सानिया और उसकी माँ के दिल में खटकने लगी थी कि सारी जायदाद का मालिक अयान होगा। फिर दोनों माँ बेटी ने जो खेल रचाया वो तो किसी के ख्याल में भी नहीं था। एक दिन अयान अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। सौतेली माँ उसके लिए बादाम पिस्ते का दूध लेकर आई। अयान से कहने लगी कि लो बेटा, दूध पी लो। अयान अपनी माँ की इतनी मेहरबानियाँ समझ नहीं पाया।
कुछ वो पढ़ाई में भी बिजी था, इसलिए दूध का गिलास लिया और दूध का गिलास पीने के बाद जैसे ही उसने गिलास साइड टेबल पर रखा और वापस अपनी नज़रें किताब पर डाली तो उसे सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा। लिखे हुए शब्द दो दो नजर आने लगे। ऐसा लगता था जैसे वो अपने होश खो रहा हो। कुछ ही देर बाद अयान बेहोश हो चुका था, गहरी नींद में जा चुका था। अयान के सोते ही उसकी सौतेली माँ ने शानिया को अयान के कमरे में भेजा और फिर उसके कपड़ों को फाड़ दिया, मुंह पर नकली जख्मों के निशान बनाए, बाल बिखेर दिए, आंखों में ग्लिसरीन डाल दी ताकि आंसू बिल्कुल असली जैसे लगे। खुद वो पड़ोस में चली गई क्योंकि ये समय अयान के पापा के आने का था। जैसे ही अयान के पापा के घर आने की आवाज़ आई तो गाड़ी का हॉर्न सुनकर सौतेली माँ भी घर में दाखिल हुई। खुद ही बोलकर कहने लगी कि मैं पड़ोस में सोनम के यहाँ चली गई थी। जैसे ही दोनों घर में दाखिल हुए तो शानिया की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। दोनों भागकर अयान के कमरे में गए। सामने का मंजर वैसा ही था जैसा वो दिखाना चाहते थे। अयान सामने बेड पर बेहोशी की हालत में था और सानिया के फटे कपड़े और आंखों से बहते आंसू और जिस्म पर जगह जगह जख्म के निशान इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि अयान ने उसके साथ गलत हरकत की है। इतना देखना था कि उसके पिता आग बबूला हो गए। उसके मुंह पर कितने ही थप्पड़ मार दिए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। जब तक उसे असलियत मालूम हुई बहुत देर हो चुकी थी। अयान के पापा ने फौरन पुलिस को कॉल किया और रेप केस में उसे अंदर करवा दिया गया। मामला अदालत तक पहुंचा। लोगों का कहना था कि जब सगा बाप अपने बेटे के खिलाफ है तो जाहिर सी बात है कि बेटा सचमुच गुनहगार होगा। सजाए मौत का सुनकर अयान का शरीर कांप चुका था। वो अपने पिता के पैरों में गिर गया, पैरों से लिपट गया। रो रो कर कहने लगा कि पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। आप तो मुझे पायलट बनाना चाहते थे ना। मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। भला आप मुझे मरने कैसे दे सकते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जीना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करें। मगर उसके पापा उसे दुत्कार कर वहाँ से जा चुके थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अयान को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना था। इस मौके पर ना सिर्फ सानिया बल्कि उसकी माँ और अयान के पिता भी मौजूद थे। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अयान को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। सबको लगता था कि इसके चेहरे पर मौत का डर होगा, मगर नहीं, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराकर अपनी सौतेली माँ और बहन को देखा। उसकी नज़रों में अजीब सा असर था कि वे दोनों ही हड़बड़ाकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सोच रखा था कि आज का दिन उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दिन होगा। आखिर सारी जायदाद अब उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटी के हाथ लगने वाली थी। जैसे ही गले में रस्सी डालकर अयान को लटकाया जाने लगा कि तभी एक औरत चिल्लाते हुए फांसी घाट में दाखिल हुई। कहने लगी कि इस बेटे को छोड़ दो, ये बेकसूर है। हर कोई पलटकर उस औरत की तरफ देखने लगा। ये औरत जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल की थी, ये अयान के यहाँ नौकरी करती थी, उनके घर की खास नौकरानी थी। उसने सबके सामने जो बात बताई, उसने तो कहानी का रुख मोड़ दिया। वो औरत कहने लगी कि सारा कसूर आने वाली नई पत्नी और इसकी बेटी का है। ये अयान को बहुत तंग करती थी, यहाँ तक कि अयान को दूध में दवा मिलाकर देने से लेकर कमरे में अपनी ही बेटी के कपड़े फाड़कर भेजने तक का सारा किया धरा इसकी सौतेली माँ का है। ये सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन इस खतरनाक औरत के डर से मैं अपना मुंह न खोल सकी। लेकिन कई रातों से मेरे सपने में पहली मालकिन यानी अयान की शगी माँ आकर ये कह रही थी कि मेरे बेटे के हक में गवाही दो। मेरा बेटा अगर मर गया तो मेरी आत्मा को कभी चैन न मिलेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सच्चाई खुलने की देर थी कि सौतेली माँ और उसकी बेटी तो हत्थे से ही उखड़ गई। कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन हकीकत सामने आ चुकी थी। अयान को बाइज्जत बरी कर दिया गया, जबकि दोनों माँ बेटी को वहीं पर जेल में डाल दिया गया। अयान के पापा बहुत शर्मिंदा थे। अपने बेटे को सीने से लगाकर फपक पड़े। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।